नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो भी आपके भारत स्किल, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास सिलेबस अगर आपको पूरा कंप्लीट समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन आईटीआई के नाम से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कि भारत स्किल की वेबसाइट पर डाले हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होगा वो इन्हीं के जैसा होगा। जो प्रश्न आपको वहां मिल रहे हैं उन्हीं के जैसा होगा। जैसा कि आप प्रश्न संख्या 1 देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको ये पूछा गया है कि सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में भी आपसे देखिए, यूनिट की अगर बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। और मात्रक के लिए भी अगर आपको पूछा जाए तो इसके दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। ध्यान से देखिए, अब हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो हिंदी में अगर इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो उनको ये रहता है कि हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा कुछ लैंग्वेज में डिफरेंस हो। जैसा कि आप प्रश्न संख्या 1 की लैंग्वेज को ही देखिए, इसमें हिंदी में तो ये लिखा गया है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं। तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार पूछे, टाइप्स पूछे, तो इस टाइप्स के अंदर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मात्रक जो है ना, एक तो मात्रक का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है ना। एक तो बात करते हैं अगर क्लासिफिकेशन, अब बच्चे ने जब पढ़ना था उस टाइम में क्लासिफिकेशन और एक मात्रक का क्या है, पद्धति। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, वर्गीकरण लिखा है इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको क्लासिफिकेशन, पद्धति अगर लिखा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा सिस्टम। क्या लिखा हुआ मिलेगा, सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा। तो यूनिट सिस्टम, यूनिट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से दो प्रकार हैं उसके, तो उसके दो प्रकार हैं जो आप ऑप्शन इसमें देख पा रहे हैं, सी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। तो यानी जो मात्रक हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके से किया गया है। कौन कौन से दो तरीके हैं, एक तो इनका है फंडामेंटल और एक दूसरा कौन सा है, ड्राइव्ड। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, ठीक है ना। मूलभूत मात्रक मैंने आपको 7 बताए थे, ठीक है ना। तो मूलभूत मात्रक, और उसके बाद में अगर हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक, इंग्लिश में अगर इनकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, फंडामेंटल, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ड्राइव्ड। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी ऑप्शन। लेकिन कुछ बच्चों ने हिंदी में पढ़ने की वजह से पिछली बार या इस तरीके का जब प्रश्न पूछा गया था तब उन्होंने दिक्कत क्या हो गई थी, गलती क्या हुई कि उन्होंने मात्रक के प्रकार पूछे हैं। तो मात्रक के प्रकार बच्चों ने ये समझे कि मात्रक के प्रकार एक तो होता है जैसे एमकेएस, एक हो गया जैसे सीजीएस, और एक हो गया जैसे एफपीएस, और एक हो गया एसआई, ठीक है ना। तो अब इनमें से जो दो नाम दिखाई दिए, जैसे ऑप्शन 1 में देख रहे हैं आप ब्रिटिश एंड मीट्रिक, ठीक है ना। तो एफपीएस कौन सा हो गया आपका, ब्रिटिश। ये एमकेएस कौन सा हो गया, मीट्रिक। तो ब्रिटिश एंड मीट्रिक प्रश्न संख्या 1 में ही आपको देखते ही कंफ्यूजन शुरू हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान में रखें और हिंदी को भी साथ में ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी जो है आपका सही आंसर होगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपको मूलभूत मात्रक क्यों पढ़ने होंगे। देखो, मूलभूत मात्रक इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, मूलभूत मात्रक के बारे में ही पूछा गया है, माने फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं ये पूछा गया है। तो मूलभूत मात्रक में जैसे कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एक तो हो जाएगा जैसे लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना, लंबाई या दूरी कह सकते हैं अपने इसको। दूसरा अपने पास कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। पहला कौन सा हो गया, दूरी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जैसे अपने पास समय हो जाएगा। तो ये क्या है, मूलभूत मात्रक है। विद्युत धारा हम कह सकते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा, ये भी हमारा मूलभूत मात्रक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तापमान की, ठीक है, तापमान लिख सकते हो। प्रकाश की तीव्रता लिख सकते हो, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता। तो ये जो आपके मात्रक हैं, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये जो सारे आप अभी मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हैं दोस्तों मूलभूत मात्रक, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स का प्रश्न कैसे बनेगा वो आप 2 नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपको पहचान करनी होगी। जैसे कि मान लो क्या हुआ, दूरी के साथ में उसने क्या लिख दिया, क्षेत्रफल लिख दिया, उसने क्या लिख दिया, आयतन लिख दिया, ठीक है। और द्रव्यमान के साथ में मान लो उसने क्या लिख दिया, क्षेत्रफल लिख दिया, ठीक है। उसने और कुछ लिख दिया, फोर्स का मात्रक लिख दिया, जैसे न्यूटन लिख दिया। तो अब आपको इन 3 में से पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा मूलभूत मात्रक है और कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब ये होता है जो आपने मूलभूत मात्रक की सहायता से प्राप्त किया है, ड्राइव करके उसको
प्राप्त किया हो, वो होता है आपका व्युत्पन्न। तो दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है। तो मूलभूत इकाइयाँ आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो लेंथ मास वॉल्यूम, लेंथ मास वॉल्यूम। तो देखो आयतन जो है, आयतन जो है ये ड्राइव्ड यूनिट है, तो प्रश्न ऑप्शन ए सही नहीं होगा। दूसरे में दिया हुआ है लेंथ मास टाइम। देखिए लेंथ मास टाइम मतलब क्या हो गया, लंबाई, मास का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, टाइम का मतलब क्या हो गया समय। तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो इनमें चेक कीजिए, लंबाई यानी दूरी, दूरी या लंबाई बात एक ही है, द्रव्यमान भी है इसमें और समय भी है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमने पूछा गया है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। देखिए अब हमारे पास जो ये लिखे होते हैं एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस, एस आई, ये सब चीज़ें हैं। इसमें इसने पूछा इस एम का मतलब क्या होता है। तो ये जो एम होता है ये दूरी के लिए रिप्रेजेंट होता है ना। एम का मतलब क्या होता है, एम को मीटर, ये मीटर को शो करता है। के फॉर क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे एम का ही पूछेगा वो, तो एम का मतलब मीटर, इसको रट्टाफिकेशन करके चले जाएंगे। के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। सी फॉर क्या हो गया सेंटीमीटर, जी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्राम, एस फोर क्या हो जाएगा फिर से सेकेंड, ठीक है ना। एफ पी एस में क्या हो जाएगा, एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब हो जाएगा फुट, पी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास पौंड। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो एम के एस में एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि एक इंच में कितने mm होते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 25.4 mm होते हैं। आप अपना स्केल उठाइए और उस स्केल में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से स्केल में आपके बना होगा कि ये जो सब mm की तरफ लिखे होंगे और इस तरीके से, और इस तरफ का जो स्केल होगा उसमें इंच लिखा होगा। तो जहाँ पर 1 इंच पूरा होगा वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पर कितना होगा, लगभग 25.4 mm होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों एलसीएम, एलसीएफ और एचसीएफ के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किस पे, प्रश्न संख्या 5 पे। उसमें आपको पूछा गया है 12, 18, 6 और 36। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 12, 18, 6 और अपना कितना दे रखा है इसमें 36, ठीक है ना। तो इसमें कोमा रखेंगे, एक साथ निकल जाएगा ये। तो 2 के पहाड़े से करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से इसको फिर से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा हो नहीं पाएगा, इसको भी हम नहीं कर पाएंगे, इसको 9 कर पाएंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा पहाड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 3 के पहाड़े से 1, 3, 1, 3, फिर 3 से करेंगे 1, 1, 1, 1। ये आपका पूरा क्लियर हुआ। 2 दूए 4 और 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो ये आपका इसमें ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 में सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। इसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों कि प्रश्न संख्या बढ़ते हैं अपने 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर हमें पूछा गया है 18, 42, 24, 18, 42, 24 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, किस किस का। हमें अब देखिए एचसीएफ और एलसीएफ में कितना डिफरेंस है, रकम दी हुई है, संख्याएं दी हुई है आपको। तो यहाँ हम 18 का अलग करेंगे, 42 का अलग करेंगे और 24 का अलग करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर अलग अलग फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो हम इसको 2 के पहाड़े से करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9, फिर अपने इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब इसमें देखना है यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21, और फिर 2 से हो नहीं पाएगा ये, 3 से करेंगे तो 3 7 21, फिर अगर इसको हम 7 से करेंगे तो ये 7 से ही हो पाएगा। फिर 2 से इसको करें तो इसके फैक्टर अगर निकाल रहे हैं तो 12 दूए 24, फिर 2 से करेंगे तो ये 6 दूए 12, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर देखो दोस्तों, कॉमन फैक्टर इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, 1 2 इसमें भी है, मतलब सभी में एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो हम 1 2 लेंगे यहाँ पर, हमारे आंसर में लिखेंगे। फिर इसमें देखिए ये 1 3 है और 1 3 इसमें भी है। क्या इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ यहाँ भी है। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इन तीनों में है, तो ये भी हमारा एक कॉमन हुआ, तो इसको भी हम उठा लेंगे। लेकिन अगर बात करें 7 की, तो ये जो 7 है दोस्तों इसमें तो है, लेकिन क्या इसमें और इन दोनों में है क्या, इन फैक्टर्स में नहीं है 7। तो हम 7 को हमारे कॉमन फैक्टर में प्लेस नहीं देंगे, स्थान नहीं देंगे। अगर बात करें दूसरे 3 की, एक 3 और है यहाँ पर, तो क्या एक पेयर और बन सकता है इसमें, ढूंढिए। तो इसमें तो केवल एक ही 3 था,
तो अब अपने दूसरी रकम उठा नहीं सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी 3 नहीं है, तो केवल इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, कॉमन होना चाहिए तभी हम एक 3 और लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूए 6, कहने का मतलब ये हुआ 18, 42 तथा 24 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। और ये जो 6 है अपना कौन से ऑप्शन में दिया गया? प्रश्न संख्या 6 के बी ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर कौन सा होगा? 6वें का कौन सा आंसर होगा? बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 के बाद बढ़ते हैं दोस्तों 7 के अंदर। इसमें आपसे पूछा गया है दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें अनुचित भिन्न ज्ञात करनी है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। कौन सा पूछा गया है आपको? अनुचित भिन्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो अनुचित भिन्न और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कौन सी, उचित भिन्न। तो उचित और अनुचित में क्या डिफरेंस होता है? उचित भिन्न जो होती है ना, उचित, जिसे हम ये कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? अंश छोटा होता है। क्या होगा? अंश छोटा होगा किससे? हर से। यानी 1/2, 3/5, 7/9, इन सभी का अंश की वैल्यू देखिए। अंश कितना है इसका? 1, इसका कितना है? 2। तो यानी अंश छोटा है किससे? हर से। ये कितना है? 3/5, तो अंश छोटा है हर से, तो ये होती है उचित भिन्न। इसी को पलट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कितना? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 9/7, 7/9 थी, 9/7 लिख दिया। अंश बड़ा है, क्या लिखूंगा? अंश बड़ा है किससे? हर से। कोमा लगाएंगे यहाँ पर, अंश बड़ा है किससे? हर से। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए कौन कौन से दिए गए? एक तो देखिए 52/7, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको 7/52, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको 28/7, चौथा ऑप्शन में दिया गया आपको 7/28। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल ही कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1/4 बनेगा। ये तो 1 है और ये 4 है, तो ये तो हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो उचित भिन्न की श्रेणी में आ गई, ठीक है ना, अंश छोटा है इसका। तो अब 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4/1, ठीक है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, ये भिन्न का नहीं रहेगी। अब ये कौन सा हो गया? एक प्राकृत संख्या हो गई। अगर बात करें इन दोनों में तो ये 7 है और ये 52 है, तो ये तो हो गया हमारा उचित भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है हर से, तो ये उचित भिन्न की श्रेणी में। तो बचा हमारे पास यही 52/7 जो कि हमारा अनुचित भिन्न होगा। तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको, प्रश्न यही आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन इस जैसे ही आएंगे, टाइप्स यही होगा, लेवल यही होगा प्रश्नों का, और आपसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 8, आप देख पा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया एक दशमलव भिन्न दिया गया है, ठीक है ना। दशमलव भिन्न 0.0000659 पॉइंट के बाद एक एक रकम पढ़ें, बेटर रहता है। और 0.000 3 बार 0 है ना, आपने अच्छे से देख लिया होगा इसको। 3 बार इसमें क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, और फिर 659। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे, जितना भी रकम है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 3 तो 0 है और 3 यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, तो टोटल 6 है। अब आपको ये देखना है 659 बटे ये जो रकम दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये वाला कौन से के अंदर है? तो ये अपने टोटल 0 6 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना है डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी जो है वो प्रश्न संख्या 8 के लिए बिल्कुल सही होगा। इसके लिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9, सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। एक सरलीकरण के लिए मैंने आपको बोर्ड मास नियम करवा रखा है, WC/ITI के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर के आप सिंप्लीफिकेशन का एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों 3/4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस 2/5 और फिर ब्रैकेट बंद माइनस 5/20। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20, ब्रैकेट खोल दिए सबसे पहले। उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे। और इसका लघुत्तम आप जैसे बड़ी रकम है, आप देखिए 20 है, तो 20 में 5 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 20 में 20 का तो जाएगा ही जाएगा, तो 20 कॉमन ले लीजिए। 20 में 4 का भाग दोगे कितना हो जाएगा? 20 में 4 का भाग दोगे 5, 5 दिए कितने हो जाएंगे दोस्तों? 15, प्लस 20 में 5 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4। उस 4 को 2 से करोगे, 4 दूए 8, माइनस 20 में 20 का भाग करोगे तो आपके पास 1 मिलेगा, उस 1 का 5 से गुणा करोगे तो ये 5 हो जाएगा। अब प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 15 और 8 23, 23 माइनस 5, 15 8 23, 23 माइनस 5 करोगे, आपके पास कितना हो जाएगा? 18, ठीक है ना। 18 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? 20। अब 18/20 है,
तो क्या आपके पास ऑप्शन में है ये 18/20? तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको। तो आप इसको क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है ये। तो अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 9, और ये हो जाएगा 10। क्या 9/10 ऑप्शन में है आपके पास? तो 9/2 ऑप्शन में है, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या हमारा चल रहा है ये कौन सा, 9 नंबर प्रश्न चल रहा है, और 9वें का कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, ये प्रश्न जो डाला गया है इसमें थोड़ा सा एरर है, तो आप इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके का ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ता हूं मैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 में जो दिया गया है वो लिखा गया है कि गुणनफल क्या होगा। तो इसमें बिल्कुल इजी सवाल है। इसमें आपको 2 रकम दिए गए हैं, जैसे कि 0.003 इंटू 0.05। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 और ई लिखेंगे, पॉइंट हटा करके बटे में 10 लिखेंगे। अब अपने इसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखिए 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, बटे में कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है ना। तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट, लेकिन हमारे पास तो संख्या ही 2 है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर लेंगे। या डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये पॉइंट हटाने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। 5 दिए 15, अब पॉइंट गिनिए कितना है, काउंट कीजिए। यहाँ से 1 2 3 संख्या छोड़ के और 1 इसमें छोड़ के, तो टोटल 4 हो जाएंगी। 1 2 3 4, यहाँ लगेगा पॉइंट 0.0015, जो कि आपके 0.0015, जो कि आपके बी ऑप्शन में है दोस्तों। तो इसका 11वें का आंसर क्या होगा, बी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। उसके अंदर आपको करना है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण कीजिए। तो दिया गया है 17 पॉइंट, प्रश्न संख्या चल रहा है अपना कौन सा, 12वां प्रश्न चल रहा है। इसमें आपको दिया गया है 17.49 इंटू 5.2 बटे में लिखा हुआ है इसके 6.5। अब देखिए कुछ बच्चे तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है। अब पहाड़ा देखिए कि एक ऐसा पहाड़ा जिसमें ये आ सकते हैं, दोनों वैल्यूज उसमें होंगी। कौन सा है, 13 के पहाड़े में 13 26 33 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। अब 4 के पहाड़े से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 2 के बाद, चलो ठीक है उसको बाद में ऐड कर देंगे। अभी 5 से डिवाइडेशन करते हैं इसको। जब हम 5 से इसको डिवाइडेशन करेंगे, भाग करेंगे इसका, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 5 एकम 5, फर्स्ट डिजिट 1 आ रहा है। तो देखिए 1 तो सभी ऑप्शन में है, 5 एकम 5, फिर 1 कैंसिल इसमें से हो जाएगा, माइनस करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ से 9, 5 दिए 15, ठीक है ना। तो देखिए अब 1 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, ये भी चारों ऑप्शन में है। अब हमारे पास 4 लिखेंगे यहाँ पर नीचे, और ऊपर से 9 उतारेंगे यहाँ से। तो 5 का पढ़ा अगर पढ़ेंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए 9 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन ए बी, ए में 6 है, 13 के बाद देखिए 13 लिखा हुआ है, 13 के बाद 9, 13 के बाद 9, 13.6 है, 13.7 है, 13.8 है, 13.9, डी ऑप्शन में है। इससे आगे करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। 13.9 जो है आपका आंसर होगा, और ये आपका कौन से ऑप्शन में दोस्तों, डी ऑप्शन में है। साथ साथ ऑप्शन देखते रहेंगे तो आपको ये भी बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। और इस चैप्टर का, जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट एंड फ्रैक्शन का जो आपको दिया गया है इस भारत स्किल की वेबसाइट पर, तो वो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि एक 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपको ये सोचना है कि एक 225 मीटर लंबा तार है, 225 मीटर लंबा तार है, इसके भाग कितने करने हैं, 900। तो देखिए इसको अब 900 से डिवाइड करना नहीं है आपको। आपने क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 100, ईजी रहेगा थोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 9 से करेंगे। 225 में 9 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 दुए कितना हो जाएगा, 18, कितना रहा 4, ऊपर से क्या उतारेंगे 5, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 45 में से 45 जीरो, क्या हुआ हमारे पास 25। तो यानी इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इसको इससे काट रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, होगा आपका यहाँ पर 25, है ना। इसको इससे कैंसिल किया तो ये होगा आपके पास 25, और 25 जब होगा तो हम लिख सकते हैं इसको 25/100। तो 100 है, 2 जीरो है यहाँ पर,
तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 और 1 2, तो ये यहाँ पर 0.25। 0.25 कौन से ऑप्शन में आपके? 0.25 जो है आपका वो है बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। तो आज हमने 2 चैप्टर्स के जो इसका टाइप्स था वो पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसके अलावा और तीसरा और चौथा जो चैप्टर है उसके जो भारत स्किल की वेबसाइट पर जो भी हैं वो पूरे सॉल्यूशन करने के बाद ही हम एग्जाम में जाएंगे। तो उससे पहले पहले के जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों इसको। और हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है।